नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम के इस मंच पर मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आज मैं फिर हाजिर हूं और देखेंगे कि इस श्रृंखला में आज हमारे 10 नए प्रश्न क्या हैं और साथ ही जानेंगे उनका व्याख्यात्मक हल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेगमेंट को और देखते हैं कि हमारे पास पहला प्रश्न आज के इस सेगमेंट में क्या है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को कब मनाए जाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 21 मई और 22 जून। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा 21 मई, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। पढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की सिफारिश पर यह निर्णय लिया है। इसके लिए सिफारिश किसने की थी? तो वो भारत ने ऐसा अपना पक्ष रखा होगा कुछ, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने इसको माना है। अधिकतर चाय उत्पादक देशों में गुणवत्तापूर्ण चाय उत्पादन का मौसम जो है वो मई में शुरू होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित करने से इसके उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने से होगा, ऐसा किसने माना है? संयुक्त राष्ट्र ने ये चीज मानी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भूख गरीबी से लड़ने में मदद करेगा। चाय उत्पादन करने वाले देशों द्वारा वर्तमान में प्रत्येक साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, लेकिन अब इसको कब किया जाएगा? इसको किया जाएगा 21 मई को। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारा आज के सेगमेंट में, अभी हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया। देखते हैं कि यहाँ पर हमारे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। तो यहाँ पर दिया है 15 दिसंबर, 14 दिसंबर, 12 दिसंबर और 16 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं व्याख्यात्मक हल की तरफ और जानते हैं कुछ और बातें। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है, जैसा कि आपने प्रश्न में ही देखा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? BEE के द्वारा किया जाता है, जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। ये BEE किसके अधीन है? तो ये ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। राजकुमार सिंह ऊर्जा, नवीन और अक्षय ऊर्जा स्वतंत्र प्रभार एवं कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जैसा कि मैंने पहले बताया, BEE द्वारा ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 से 14 दिसंबर 2019 तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया गया। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE द्वारा लागू किया गया था। ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग से बचने और ऊर्जा को कम से कम मात्रा में उपयोग करने के लिए कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि अनावश्यक उपयोग से बचना है इसमें, और ऊर्जा का कम से कम मात्रा में उपयोग किया जाना है। इसका उद्देश्य क्या है कि भविष्य के उपयोग के लिए ऊर्जा की हम जिससे बचत कर सकें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि इस सेगमेंट में हमारा आज का और तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर है, अभी हाल ही में डेंगू के सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या हैं ये देखते हैं हम। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है गुजरात, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है मुंबई। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है कि डेंगू के सर्वाधिक मामले कहाँ किए गए हैं? गुजरात में।
बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात में डेंगू सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं डेंगू के, और अगर इनकी संख्या देखी जाए कि कितने मामले दर्ज किए गए हैं तो 16,565 मामले गुजरात में दर्ज किए गए हैं। वहीं डेंगू के मामले में अगर देखें तो कर्नाटक जो है वो दूसरे स्थान पर है, और यहाँ पर कितने मामले दर्ज किए गए हैं तो यहाँ पर मामले दर्ज किए गए हैं 15,929। इस आंकड़े के साथ जो है हमारा कर्नाटक राज्य जो है वो डेंगू के मामलों में दूसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा है चौथा प्रश्न। मार्च 2020 में 26वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस यानी कि इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? ऑप्शन हमारे पास है नेपाल, पाकिस्तान, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसकी मेजबानी करेगा वो करेगा भारत। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। तो मार्च 2020 में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस यानी कि इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस की मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। नई दिल्ली में यह आयोजित होगा, और इस कांग्रेस की अगर हम थीम की बात करें कि इसकी थीम क्या रखी गई है तो इसकी थीम रखी गई है भूविज्ञान समावेशी विकास के लिए मूलभूत विज्ञान, यानी कि जियो साइंसेस द बेसिक साइंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस पृथ्वी विज्ञान की उन्नति का प्रतिष्ठित वैश्विक मंच है। क्या है? प्रतिष्ठित वैश्विक मंच। आईजीसी के प्रथम सत्र का आयोजन साल 1878 में फ्रांस में किया गया था। भारत एकमात्र एशियाई देश है जो दूसरी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने पहली बार साल 1964 में 22वें आईजीसी एशिया में जो कि पहला था का आयोजन किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा आज के सेगमेंट में पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है, मार्च 2020 में ओरछा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन क्या है? यहां पर हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यह किया जाएगा आयोजित मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं इसके विस्तृत रूप की तरफ और जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। तो मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में ओरछा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर ओरछा में सांस्कृतिक परिदृश्य को चिन्हित करने वाला नमस्ते ओरछा उत्सव का आयोजन राज्य सरकार द्वारा 6 मार्च से 8 मार्च 2020 तक ओरछा में किया जाएगा। ओरछा ने 2017-18 के लिए सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर पुरस्कार भी जीता था। ओरछा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में एक शहर है। यहाँ प्रसिद्ध राम राजा मंदिर भी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा है छठा प्रश्न और देखते हैं कि छठा प्रश्न क्या है। हाल ही में सुगम्य भारत अभियान की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? ऑप्शन हमारे पास क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 20 मार्च 2020, 20 अप्रैल 2020, 21 मार्च 2021 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो यह प्रश्न है इसका सही उत्तर है 20 मार्च 2020 तक। तो यहाँ पर ये इसका सही उत्तर होगा कि सुगम्य भारत अभियान की समय सीमा 20 मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। तो 20 मार्च 2020 तक सुगम्य भारत अभियान की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। यह अभियान दिव्यांगों के लिए, किसके लिए? दिव्यांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय डिसेबल डे पर 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान है। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल
बाधा रहित और सहायक वातावरण प्रदान करना ही इसका मूलभूत जो है उद्देश्य है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा है आज के सेगमेंट में 7वां प्रश्न। हाल ही में रेलवे ने अगले साल मार्च तक कितने स्टेशनों को वाईफाई स्टेशनों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है? हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन है 6271, 6471, 6540 और 6270। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, 6471 रेलवे स्टेशनों को अगले साल मार्च तक जो है वाईफाई स्टेशनों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। तो जैसा कि मैंने बताया, रेलवे ने अगले साल मार्च तक 6471 स्टेशनों को वाईफाई स्टेशनों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से लगभग 5816 स्टेशन अगले साल मार्च तक वाईफाई द्वारा सक्षम हो जाएंगे। शेष जो बचेंगे 5055 स्टेशन वो मार्च 2021 तक वाईफाई सेवा प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। अब तक यह सुविधा 3 दिसंबर 2019 तक 5491 स्टेशनों पर प्रदान की जा रही है। तो ये था आज का हमारा 7वां प्रश्न। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि 8वां प्रश्न हमारा क्या है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और किस राज्य के बीच मुल्ला पेरियार बांध से संबंधित मुद्दे के समाधान हेतु 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है? ऑप्शन क्या है हमारे पास यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा। सॉरी, यहाँ पर महाराष्ट्र जो है वो गलत लिखा हुआ है, महाराष्ट्र और ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, तमिलनाडु। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप को और जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और बातें। जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और तमिलनाडु, किसके बीच? केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्ला पेरियार बांध से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव कब से था? 1960 के बाद से बना हुआ है। मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। इस बांध का उद्देश्य पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी के पानी को तमिलनाडु में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पूर्व की ओर मोड़ना है। पेरियार नदी 244 किलोमीटर की लंबाई की है। कितनी लंबाई है इसकी? 244 किलोमीटर के साथ केरल राज्य की सबसे लंबी नदी भी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है 9वां। देखते हैं कि 9वां प्रश्न क्या है। हाल ही में पारित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल 2019 द्वारा कितने संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हैं 5, 4, 2 और 3। तो यहाँ पर 3 यानी कि इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 3 जो संस्थान हैं जिनको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। बढ़ते हैं इसके विस्तृत रूप की तरफ और जानते हैं इसके विषय में कुछ और बातें। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल 2019 द्वारा 3 संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल 2019 द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो कि भोपाल में है, श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ जो कि नई दिल्ली में, तथा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में जो कि आंध्र प्रदेश में है, को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। यह विश्वविद्यालय छात्रों को संस्कृत की शिक्षा प्रदान करते हैं। विश्व भर में अभी 100 देशों में के 250 से अधिक विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। केवल हम ही लोग जो हैं हिंदी और संस्कृत से दूर भागते हैं। बाकी देखिए आप कि यहाँ पर कितने सारे विश्वविद्यालय हैं विदेशों के जो इसको पढ़ा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ, जो कि आज के सेगमेंट में हमारा अंतिम प्रश्न भी है।
लीसी प्रिया कुंजम हाल ही में चर्चा में रही, ये किस राज्य से हैं? तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन क्या हैं वो देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है असम, मणिपुर, मिजोरम और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका सही उत्तर है मणिपुर। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनके बारे में। तो ये 8 वर्ष की हैं। लिंसी प्रिया कुंजम मणिपुर राज्य से हैं। 8 वर्षीय लिंसी प्रिया कुंजम को भारतीय ग्रेटा के नाम से जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने स्पेन में मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लिया। वे पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। इन्हें विश्व बाल शांति पुरस्कार 2019, अब देखिए यहाँ पर इनको मिले हुए पुरस्कारों की जो है वो लिस्ट दी गई है, आप लोग इसे जरूर नोट कर लें। इन्हें विश्व बाल शांति पुरस्कार 2019, भारत शांति पुरस्कार 2019, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बाल पुरस्कार 2019, राइजिंग स्टार ऑफ द अर्थ डे नेटवर्क 2019 से नवाजा गया है। तो ये थे हमारे आज के सेगमेंट के 10 प्रश्न जिनका हमने यहाँ पर हल जाना और इसके बारे में कुछ व्याख्यात्मक बातें भी जानी। तो आज के इस सेगमेंट को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। कल फिर मिलेंगे 10 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।